नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश, बर्फबारी और इसके अलावा तापमान में गिरावट के भी आसार हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ठंड बढ़ने के भी आसार इस वक्त जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यात्रा पर निकले लोग जो हैं उनको सावधानी बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। 8 दिसंबर को भी मौसम खराब होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हो सकती है, जिसमें तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने के आसार हैं। तो यात्रा पर जो लोग निकल रहे हैं, जो घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतें। 8 दिसंबर को भी यानी कि आज भी मौसम खराब की बात जो है वो लगातार कही जा रही है, और जो कई दिन चलने वाले हैं अभी आगे, तो उसमें भी इस तरीके की बात कही जा रही है कि तापमान में गिरावट और ज़्यादा होगी, ठंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और मौसम विभाग ने फिलहाल येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो यात्रा पर जो लोग निकल रहे हैं उनको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कई दिन बहुत अहम होने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड का जो पर्वतीय इलाका है उसमें बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से, और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बर्फबारी हो रही है और बारिश जो है वो होना शुरू हो गई है। तो यात्रा पर जो लोग आ रहे हैं थोड़ा सावधानी बरतें और इसका विशेष ध्यान रखें मौसम का। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बर्फबारी की बात हो रही है और तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, बारिश का सीजन भी कहीं ना कहीं पर्वतीय इलाकों में शुरू हो गया है। जो लोग यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए सचिन, जिस तरह से देखा जाए कि पर्वतीय इलाकों को लेकर के एक बार फिर मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने तो उससे कहा गया है कि जिस तरह से पर्वतीय इलाकों पे बारिश होना शुरू हो गए हैं, ऐसे में 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच जो है मौसम कहीं ना कहीं पर्वतीय इलाकों में जो है वो बारिश और बर्फबारी का रहने वाला है। और ऐसे में जिस तरह से उत्तरकाशी की बात की गई है, अन्य और जिले भी हैं उनकी भी बात की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसे जिले जो प्रति 3200 मीटर से ऊपर के हैं, वहां पर जो है बारिश और बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि निचले इलाकों में इसका असर जो है वो ठंड के रूप में देखने को मिलेगा कि सुबह शाम आपको जो है अच्छी ठंड देखने को मिलेगी, हाथ कपा देने वाली ठंड मिलेगी। इसके लिए जहां एक और मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की गई है सचिन, तो वही दूसरी ओर जो है इसको लेकर के डॉक्टर्स भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि जो हार्ट के पेशेंट हैं वो थोड़ा सावधानी बरते। इसके अलावा जो लोग यात्रा पर आ रहे हैं उनको भी सावधानी बरतनी होगी, वह पूरे ठंड से बचाव के कपड़े लेकर घर से निकले। और ये मौसम का जो अलर्ट्स है इसको पूरे तौर पर ध्यान रखें। उसकी अपडेट जो है वो सीधे तौर पर ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि आखिरकार किस इलाके में कैसा मौसम रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि मौसम अब पल पल बदलेगा और ठंड बढ़ेगी, इससे चलते जो है लगातार मौसम विज्ञान केंद्र से पल पल के अपडेट जो है वो जारी की जा रही है। और लोगों से सतर्क रहने के लिए भी जो है आग्रह उनकी ओर से किया जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो ऊंचाई वाले इलाकों में सांस के रोगी हैं, वहां पर जाने से उनके लिए भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा आर्ट्स के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी वहां पर जो है काफी परेशानी जो है वो हो सकती है। जी सर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है, और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं पर्वतीय इलाकों की तरफ रुख करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा जानकारी जुटाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अभी मौसम विभाग जानकारियां दे रहा है, क्योंकि येलो अलर्ट। योगेश, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से येलो अलर्ट की बात कही जा रही है, तो जो लोग पर्वतीय इलाकों में आना चाहते हैं उनको कितना गंभीर इस येलो अलर्ट को मानना चाहिए? देखिए बिल्कुल सचिन, इसे येलो अलर्ट को बिल्कुल गंभीर मानना चाहिए, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र इसलिए ही अलर्ट जारी करते हैं, इसलिए ही वह सतर्क रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह के खतरे बनते हैं। और ऐसे में खासतौर पर उनके लिए जो कि सांस के रोगी हों, हार्ट के पेशेंट्स हों, तो निश्चित तौर पर इसलिए ही अलर्ट जारी किया गया है कि जो भी इस 8 से 12 के बीच जो है सफर करना चाहता है वो खासतौर पर इस अलर्ट को समझे और पूरे कपड़े लेकर वहां पर पहुंचे ठंड से बचाव के लिए। और अगर ऐसे में कोई दवाई वो लेते हैं तो उस दवाई को भी साथ रखें। और
डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और इसके अलावा जो है अगर वह जो वहाँ पर ट्रैक रूट पर जाना चाहते हैं तो वह पहले अपना मेडिकल चेकअप जो है वो जरूर करा लें। तो निश्चित तौर पर ये कुछ बातें हैं जो लगातार मौसम विज्ञान केंद्र से भी जारी की जा रही है, डॉक्टर्स के ओर से भी जो है एडवाइजरी जारी की जा रही है, ताकि जो है आने वाले लोग जो है वो अपने पर्यटक के तौर पर अगर आना चाहते हैं, सफर करना चाहते हैं, पर्वतीय इलाकों में घूमना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, वह बेशक आए, लेकिन इस तरह की जो गाइडलाइंस है उनका जो है पालन जरूर करें, ताकि जो है उनका बचाव जो है वो हो सके। जी। तो योगेश, क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में ठंड जो है और बर्फबारी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो प्लेन इलाके हैं उसका असर वहां तक भी पहुंचेगा? हाँ, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पर्वतीय इलाकों में लगातार जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी, बारिश देखने को मिलेगी, उसका असर जो है सीधे तौर पर देखा जाए तो मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। और मैदानी इलाकों में इसका असर ठंड के रूप में ही नहीं, कोहरे के रूप में भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब धीरे धीरे जो है ठंड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर मैदानी इलाकों में जो है इसका कोहरा भी छाने लगेगा और इसका असर देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इसलिए लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। खासतौर पर मैदानी इलाकों में जो है अधिकांश ठंड उस वक्त देखने को मिलती है जब कोहरा रहता है, धूप के दर्शन नहीं होते हैं, सूरज जो है निकलता नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो कोहरे की वजह से जो ठंड का असर ज्यादा होता है उसके लिए काफी जो है चिंताजनक रहता है। लेकिन हालांकि प्रशासन को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन को अलाव की व्यवस्था के लिए जो है रेन बसेरों के लिए लगातार अलर्ट किया गया है कि रेन बसेरे जो नियमित तौर पर जो है प्रत्येक वर्ष लगाए जाते थे उनको वहां पर लगाए जाए, भीड़ भाड़ इलाकों में जहां पर यात्री रुक सकते हैं उनकी जगह पर, और वहां पर अलाव की व्यवस्था भी की जाए। इसके अलावा जहां जहां पर अलाव की व्यवस्था की जा सकती है मुख्य चौक चौराहों पर, वहां पर भी वो व्यवस्था की जाए, ताकि जो यात्री हैं, आने जाने वाले लोग हैं, वो ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले सके। जी। बिल्कुल। चलिए योगेश, आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तरकाशी चमोली की हम आपको जानकारी दे रहे थे, जहां पर ठंड बढ़ने के आसार हैं, बर्फबारी हो रही है, बारिश भी हो रही है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएं। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। बागेश्वर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार सुबह सरयू नदी के तट पर पहुंचकर तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों से भेंट कर सीएम ने उनका हालचाल भी जाना और जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उनका फीडबैक भी लिया। इसके बाद सीएम धामी इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने नवोदित खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही युवा खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के विषय में जानकारी ली। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उत्तराखंड के उभरते प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए पूरे तरीके से तैयार हो सकें। उधर बागेश्वर स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों की वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग नियमों के तहत एसआईआर की तैयारी कर रहा है, जो कि देश की जरूरत है। वोटर लिस्ट में जो शिकायतें आई हैं उसका समाधान होगा। सीएम ने कहा कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना हमारा एक अभियान है। प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव पर उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में इस पर काम नहीं हुआ है। अब तक 10,000 एकड़ भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई है। वर्तमान सरकार इस पर और भी तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत में खराब न होने देने की बात कही है। तो समाज में सीधे सीधे जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम के माध्यम से होता है, अनेक फीडबैक मिलते हैं। सभी के साथ संवाद स्थापित कर रहा हूँ। आज ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा है कि चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग नियमों के तहत और जो देश की आवश्यकताएं हैं, जो शिकायतें आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, वोटर लिस्टों में जो पहले गड़बड़ियाँ हुई हैं, ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं उनका नाम वोटर लिस्टों में आ गया है, रोहिंग्या है उनके नाम आ गए हैं, और जिसके अलग अलग प्रकार के आपराधिक इतिहास रहे हैं, संदिग्ध रहे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं इस तरह से करा गया। और हम तो उत्तराखंड का देवत्व किसी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम पहले ही वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चला रहे हैं कि कमियों के कारण से या वोट बैंक की राजनीति के कारण से इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन हमने पिछले सालों में इस पर काम किया है और अब हम आगे इस डेमोग्राफी को खराब नहीं होने देंगे। उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। इसलिए हमने
अतिक्रमण हटाने का अभियान भी जो हमने चलाया है उसमें भी अभी तक 10,000 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन अभी तक हमने इन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई है। क्योंकि पहले के समय में था कहीं भी सरकारी जमीन दिखती है वहीं कब्जा करना शुरू कर देते हैं, धार्मिक चीज़ों की आड़ लेकर वहाँ पर जो है कुछ कोई स्ट्रक्चर बनाकर तमाम जमीनें इन्होंने इस प्रकार से अतिक्रमित की हैं। उधर मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल की ओर से मस्जिदों और मदरसों में मंदिरों की तरह सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग के बाद मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। सांसद का कहना है कि सुरक्षा के मानकों में धार्मिक स्थल को अलग नहीं रखा जा सकता, इसलिए मस्जिद, मदरसा, चर्च, गुरुद्वारा सभी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। वहीं हरिद्वार के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने गोविल की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सीसीटीवी सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है और हर धार्मिक स्थान पर लगे भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कैमरे लगने से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव होती है और अपराध की स्थिति में पुलिस को जांच में बड़ी मदद मिलती है। रूपेंद्र प्रकाश ने सभी धर्मगुरुओं और राज्यों की सरकारों से अपील की है कि बिना भेदभाव सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। रामायण काल के सुप्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने राम का चरित्र निभाया और मेरठ से लोकसभा के सांसद अरुण गोविल जी की जो चिंता है वो इस देश की सुरक्षात्मक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। और पूरे देश में उन्होंने जो एक सवाल किया है कि सभी धार्मिक संस्थाओं में कैमरे लगे हुए हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं। तो मस्जिद है, मदरसा है, पूरे देश के सभी स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। उधर नैनीताल के औखलकांड खनस्यू क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक घटनाक्रम ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खनस्यू क्षेत्र में तस्करी की सूचना पर छापेमारी के लिए पहुंची एसटीएफ टीम पर बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई, जिससे साफ है कि अपराधियों में अब पुलिस का खौफ नहीं रहा। इस फायरिंग की घटना में एसटीएफ के सिपाही भूपेंद्र मोर्तलिया और एक स्थानीय व्यक्ति घायल हुआ है, जिसके बाद दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवान का हालचाल जाना और अधिकारियों के साथ पूरी घटना की विस्तृत जानकारी हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में सघन चेकिंग और सर्च अभियान शुरू किया। इसको लेकर जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते अपराध और इस तरह पुलिस टीम पर हमले जैसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं पुलिस ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जी, घनस्यू थाना क्षेत्र में हमें सूचना मिली कि एसटीएफ की टीम एक ऑपरेट करने आई थी। वाइल्ड लाइफ क्राइम और चरस की सूचना पर जो है उसको उस ऑपरेशन को करने आई थी। वाइल्ड लाइफ तस्कर, वन्यजीवी तस्कर और चरस तस्कर को पकड़ने के लिए आई थी। तो ऑपरेशन के दौरान जो है पकड़ के दौरान जो है उनको थोड़ा सा अलर्ट हो गया, एसटीएफ की टीम पर शक हो गया और वहाँ के एक दो लोग थे जो आए थे। तो जो तस्कर है, वन्यजीवी तस्कर है और चरस तस्कर है, उन्होंने फायर झोंक दिया है। तो उसमें कुल मिला के 2 लोगों को पैलेट्स लगी हैं। उसमें से एक एसटीएफ के साथी था जो साथ में ही गए थे वहाँ पे, उनको भी लगा है और एक हमारा एसटीएफ के कर्मचारी हैं भूपेंद्र मर्तोलिया जी, उनको लगी है। तो अभी तो कंडीशन जो है स्टेबल है, अभी एज ऑफ नाउ कंडीशन स्टेबल है, पर पैलेट जो है एब्डोमेन में लग चुका है। तो एब्डोमेन में लग चुका होने की वजह से, क्रिटिकल होने की वजह से जो है इमरजेंसी में सर्जरी में ले जा रहे हैं। बाकी पुलिस मुख्यालय और हमारा कुमाऊं रेंज और एसटीएफ के आला अधिकारीगण और एसटीएफ के कमांडर, एसटीएफ के एसएसपी एंड समस्त स्टाफ जो है साथ में है, लूप में है। हमारा समस्त थाना चौकी का स्टाफ हो गया, पुलिस परिवार के जन सभी लोग साथ में हैं। तो जल्दी से जल्दी इमरजेंसी सर्जरी में ले जाए।
उधर देहरादून में विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के एक टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। राजधानी में गुस्साए समाज के लोगों ने हरक सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वकीलों के धरना स्थल पर अपनी बात रखने के दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बोल बिगड़ गए, जिससे लोगों में आक्रोश है। सिख समाज के लोगों ने देहरादून में हरक सिंह रावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और नारेबाजी भी की। भैया देखो, इसमें राजनीति का कोई वो है ही नहीं, कभी कांग्रेस और बीजेपी का कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो हरक सिंह रावत जी ने बोला है, हम तो उसको बात को पकड़ के रखे कि उन्होंने जो गलत बात बोली है, हम तो ये चाह रहे हैं उनसे माफ़ी मांगे सिख कौम से। ये तो हमें तो फिर एक बहुत आक्रोश है इस बात का कि उनको ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि किसी कौम के लिए बोला जाएगा तो उसमें तो आक्रोश होगा ही होगा। उसको विरोध के रूप में देखता हूँ। वो कई बार बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं, जो कि एक राजनेता को शोभा नहीं देता। जबकि वो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, पर हर सरकार मतलब पिछली सरकार में दायित्व में भी रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं। वो बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए उन्हें। क्या माफ़ी मांगनी चाहिए और सिख समुदाय के बिल्कुल पास आके एक गुरुद्वारे में जाके माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें। सबको ही मालूम है कि सिख समाज का जो बलिदान है और उनकी सेवा भाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ये हरक सिंह रावत ने जो ये बयान दिया है, ये कांग्रेस मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से वो जो है एक समाज का शोषण करते हुए आ रहे हैं और अभी भी जो है करते जा रहे हैं। चाहे वो मजाक कह के उन्होंने अपनी बात को रखा हो, लेकिन बहुत ही निंदनीय है। और सिख समाज हमेशा बलिदान और त्याग की मूर्ति रहा है और हम ऐसे समाज को वंदन भी करते हैं। और हरक सिंह रावत के बयान की बहुत कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने पढ़ा है, हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जो हिंदुत्व को बचाया, आज अगर हिंदुत्व जिंदा है तो आज हमारे सिख गुरुओं की बलिदानी से बचा हुआ है। उनको उस समय भी न्याय नहीं मिला क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, सभी ने अपना अपना हिस्सा ले लिया, किसी ने कुछ लिया। लेकिन हमारे सरदार को, हमारे सिखों भाइयों को आज तक कभी कोई समाज में कोई हिस्सा नहीं मिला। हमारा पंजाब भी टूट टूट के बिखर गया इन्हीं लोगों की वजह से। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर आज सिखों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी दून में घंटाघर चौक पर प्रदर्शन पर पूर्व मंत्री का पुतला दहन किया गया। ये बात अलग है कि टिप्पणी करने के बाद ही उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन सिख समुदाय के लोगों ने उनके इस बयान से आक्रोश जताया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ खड़े करके सरदार जी, हाथ खड़े करके 12 बजे मजाक करो भाई। अच्छा सॉरी, अरे आपसे इतना प्रेम है महाराज। अच्छा चलो सॉरी, मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। कई बार क्या होता है, जब ज्यादा लगा होता है निकल जाता है। वकीलों की हड़ताल के 26वें दिन हरक सिंह रावत हरिद्वार रोड स्थित धरना स्थल पर पहुंचे थे। वहीं वकीलों की मांग पर समर्थन जताते हुए तभी एक सिख वकील कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ तो हरक सिंह रावत ने उन्हें बैठने के लिए कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर हंगामा हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब को चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत ही गहरा दुख का विषय है। मैं कहता हूँ हरक सिंह रावत जी पागल हो गए हैं, इनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए, इनको किसी हॉस्पिटल लेना चाहिए, पागलखाना लेना चाहिए। ये बौखला गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। जब इतनी वर्ष इनकी सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं करा। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में आकर, कोई ऐसा नहीं। उन्होंने हर व्यवस्था में, हर बाबा साहब की जितनी भी जगह थी उनको पूर्ण रूप से लिया गया है, किसी भी तरीके से उनको जीर्णोद्धार करा गया है और ये इनको देखा नहीं जा रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, इसको पागलखाना ले जाओ, इसका इलाज कराओ। हरक सिंह रावत जी ने जो इस तरह का बयान दिया है, एक जिंदा दिल कौम जो देश के लिए बलिदानी कौम है, उसके लिए उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम उन्हें इस बात का कहते हैं कि उनको चाहिए कि एक अच्छा मैसेज दे। एक सिख समुदाय जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा धर्म कर्म का काम करता है, सबसे ज़्यादा देश की सेवा करता है, सबसे ज़्यादा बलिदान करता है, ऐसी कौम के लिए ऐसे शब्द बोलना हम कड़ी निंदा करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं और ये उन्हें एक आदेश भी देते हैं कि भविष्य में किसी इस तरह का कोई भी बयान
किसी भी कौम के लिए ना दिया जाए। हरक सिंह रावत की टिप्पणी पर वकीलों ने उनके लहजे पर आपत्ति जाहिर की और सिख समुदाय का अपमान बताया। ऐसे में हरक सिंह रावत ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब ना निकाले, लेकिन वकीलों का विरोध जारी रहा। हंगामा होने की वजह से उनको माफी मांगकर जाना पड़ा। देखिए, मैं खुद इस टाइम जो हूँ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ राजपुर विधानसभा से, लेकिन पार्टी एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है। जो धर्म के खिलाफ जो हरक सिंह रावत जी ने बयान दिए हैं जो भरी सभा में, ये बहुत निंदनीय है और इसकी हम कड़ा विरोध करते हैं। अगर ये पूरे सिख समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बेइज्जत करा सिख समाज को, अगर पूरे सिख समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमें, अगर इनका विरोध पार्टी के खिलाफ जाके करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। हरक सिंह रावत ने कहा कि उनकी जिस टिप्पणी पर विरोध हो रहा है उसके पीछे उनकी भावना किसी का मजाक उड़ाने या फिर आहत करने की नहीं थी। उन्होंने सिखों की बहादुरी के इतिहास को ध्यान में रखते हुए ये बात कही थी जिसका गलत मतलब निकाला गया है। फिर भी यदि किसी की भावना आहत हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो चलिए उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।